नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजय माल्या के एक्स्ट्रेडिशन केस के बारे में। भारत सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि यूके में विजय माल्या के पास जो लीगल ऑप्शन थे वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ब्रिटेन के कोर्ट्स में उनकी आखिरी अपील खारिज हो चुकी है, तो अब उन्हें 1 महीने में भारत लाया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक लीगल ऑप्शन, एक रास्ता मौजूद है। वो कौन सा है, इस पूरे केस की डिटेल्स क्या हैं, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे लॉकडाउन के दौरान भी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। भारत सरकार की तरफ से इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किए जा चुके बिजनेसमैन विजय माल्या को भारत लाने के लिए भारत सरकार और उसकी जांच एजेंसियां पिछले 3 साल से यूके की अदालतों में एक कानूनी लड़ाई लड़ रही थी और इस लड़ाई में आखिरकार भारत की जीत हुई है। जो आखिरी अपील विजय माल्या कर सकते थे वो उन्होंने करी हाईकोर्ट में। यह अपील थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहता हूं, लेकिन यूके के उस हाईकोर्ट ने मना कर दिया है कि आपका केस ऐसा नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की इजाजत दी जाए। तो जो हमारा निर्णय है यानी कि हाईकोर्ट का निर्णय है वही फाइनल होगा। और निर्णय क्या था कि विजय माल्या को भारत वापस भेजा जा सकता है। ही कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड, यानी कि उनका प्रत्यर्पण यूके से भारत को किया जा सकता है। और जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया है तो अब यूके की सरकार के पास 28 दिन का समय है जिसमें यह प्रत्यर्पण की सभी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो इसीलिए उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ही विजय माल्या को वापस भारत लाया जा सकता है। लेकिन विजय माल्या अभी भी ट्विटर पर भारत सरकार को ये ऑफर दे रहे हैं पहले की तरह कि मैं अभी भी पैसा देने को तैयार हूं, पैसा ले लो और केस क्लोज कर दो। लेकिन ये हो नहीं सकता, कानूनी कार्रवाई है वो अपने स्तर पर करी जाएगी। अब विजय माल्या के खिलाफ चार्जेस क्या हैं? वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ये जानते होंगे कि क्या चार्जेस हैं। कई बार मीडिया में इसके बारे में छप चुका है, आप सभी जानते ही होंगे, बट स्टिल लेट्स रिवाइज। तो माल्या पर एग्जैक्टली केस ये है कि उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा लोन लिया था। कई बैंकों से लोन लिए गए थे और उनकी नीयत नहीं थी इन लोन्स को फिर से चुकाने की। तो मल्टीपल लोन्स हैं जिनका कुल अमाउंट आता है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास। कहीं पर 9,000 करोड़ है, अगर कुछ लोन को हटा दो कोई 13,000 करोड़ तक भी आंकड़ा कोट करता है, बट मेनली इट इज अराउंड 10,000 करोड़। और उनके खिलाफ कई जांच एजेंसियां केस कर चुकी हैं या फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती हैं, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शामिल है। ज्यादातर आरोप माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर एयरलाइन से संबंधित है, लेकिन कुछ और केसेस भी हैं कंपनीज एक्ट के वायलेशन या सेबी नॉर्म्स के वायलेशन का, जिनमें कुछ उनकी अन्य कंपनियां भी शामिल है। विजय माल्या पर पर्सनली चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, डाइवर्जन ऑफ लोन फंड्स के आरोप हैं। 2015 में इन सभी केसेस में माल्या के खिलाफ जांच जब तेज होनी शुरू हुई, ऐसा लग ही रहा था कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, उसी समय वो चोरी छिपे भारत से लंदन पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। वो वहां कैसे पहुंचे आज दिन तक ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन मार्च 2016 में वो लंदन में पब्लिकली बाहर आए तो सभी को पता चला कि ही इज लिविंग इन लंदन। फरवरी 2017 में भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट यानी प्रत्यर्पण के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी गई यूके की सरकार को, वहां के गृह मंत्रालय को। और उसके बाद वहां की पुलिस एक्टिव हुई। अप्रैल में विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। फिर अक्टूबर 2017 में फिर से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, फिर से बेल पर रिहा कर दिया। और उस समय ये मामला वहां के लोअर कोर्ट में यानी कि निचली अदालतों में चल रहा था। तो लंदन के एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में अपना फैसला सुनाया कि भारत सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है वो सही है और विजय माल्या को भारत भेज दिया जाना चाहिए। उनका प्रत्यर्पण हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें यहां पर रोका जाए। जैसे ही ये न्यूज आई थी, मुझे आज भी याद है, उस दिन टीवी पर मैंने देखा था कई न्यूज चैनल्स या मीडिया हाउसेस इस तरह से खुशी मना रहे थे जैसे कल माल्या भारत आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि ये लोअर कोर्ट था। ब्रिटेन में भी भारत की तरह एक पूरा जुडिशरी का सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ निचली अदालतें होती है, फिर स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, वैसा ही स्ट्रक्चर यूके में भी है। तो लोअर कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ विजय माल्या गए ऊपरी अदालत जो कि है वहां की हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में यह सुनवाई पिछले साल चली और फरवरी 2020 में भी काफी इसकी हियरिंग्स हुई। फाइनली अप्रैल 2020 में 20 अप्रैल तारीख थी जिस दिन यह फैसला सुनाया गया और इसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई। तो विजय माल्या भारत भेजा जा सकता है, ये यूके के हाई कोर्ट ने भी कह दिया। अब वहां के हाई कोर्ट्स में एक सिस्टम होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको पहले हाई कोर्ट की ही दूसरी बेंच से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो बेंच ये देखेगी कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है या नहीं। उसके लिए 14 दिनों की अवधि दी जाती है। तो 4 मई को विजय माल्या ने अपील करी, 14 मई को
यूके के हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ऑनलाइन हियरिंग हुई थी और उन्होंने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था और जो हाई कोर्ट की दूसरी बेंच का फैसला था वो पूरी तरह से सही है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे यूके के सुप्रीम कोर्ट तक भेजा जाए। तो ये अपील खारिज कर दी गई विजय माल्या की और अब उनके पास कोई भी लीगल ऑप्शन नहीं बचा है यूके के जुडिशरी के अनुसार। तो यूनाइटेड किंगडम में जो लंबा चौड़ा जुडिशरी का रास्ता था वो पूरा विजय माल्या ने तय कर लिया है और आखिरी फुल स्टॉप लग चुका है उनकी इस अपील के रास्ते पर और अब उन्हें भारत भेजने से कोई नहीं रोक सकता। 2 साल पहले एक इंटरव्यू में विजय माल्या ने कहा था, जो आज मुझे काफी फनी लग रहा है, कि यूके की अदालतों में मेरा केस चलेगा तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यहां की अदालतें इम्पार्शियल है। तो बिल्कुल यूके की अदालतें इम्पार्शियल है और उन्होंने इम्पार्शियली अपना जजमेंट देते हुए कहा है कि इन्हें वापस भारत भेजा जाए। तो जुडिशरी ने अपना काम कर दिया है और अब गेंद है एग्जीक्यूटिव के पाले में। एग्जीक्यूटिव यानी कि वहां का गृह मंत्रालय। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, हर भारतीय को होती है, कि उस देश का मंत्री या उस देश के अंदर उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भारतीय मूल का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूके की जो इस वक्त होम सेक्रेटरी हैं, जो वहां पर गृह मंत्री के बराबर पद होता है, वहां पर होम मिनिस्टर नहीं कहते, होम सेक्रेटरी कहते हैं, तो दैट इज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, प्रीति पटेल। हालांकि इनका भारत से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बताने में खुशी होती है तो बता दिया। तो प्रीति पटेल वहां की गृह मंत्री हैं और अब उनके विभाग के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा, वो ऑर्डर साइन करेंगी कि माल्या को भारत भेज दिया जाए। अब देखिए 28 दिन का समय होता है, ये वहां का कानून है कि कोर्ट से फैसला आने के बाद गृह विभाग 28 दिन के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म कर देगा। और भारत सरकार को पूरी उम्मीद है कि ये 28 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि भारत और यूके के संबंध इस वक्त काफी अच्छे हैं और दोनों सरकारों के बीच में बढ़िया तालमेल है। तो यूके गवर्नमेंट इस प्रोसेस में रुकावट डालने की कोई कोशिश नहीं करेगी, ऐसा पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या वो 28 दिन में भेजें ये जरूरी है? जी नहीं। यूके के कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो वहां पर कुछ और कंडीशंस हैं कि एक्स्ट्रेडिशन चाहे कोर्ट ऑर्डर कर चुके हो लेकिन फिर भी रोका जा सकता है अगर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन फेस करी जा रही है। पहला, अगर जिस व्यक्ति को दूसरे देश भेजा जाएगा और वहां जाकर उसे फांसी की सजा दे दी जाए, यानी कि उसके खिलाफ ऐसे केस चल रहे हैं जिसमें उसे फांसी की सजा हो सकती है, तो फिर उसे नहीं भेजा जा सकता। अब माल्या के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, इसमें फांसी की सजा नहीं होती है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति किसी और देश से पहले यूके लाया गया था प्रत्यर्पण के द्वारा, तो अब उसे वापस तीसरे देश नहीं भेजा जा सकता प्रत्यर्पित करके। यानी कि एक्स्ट्रेडिशन एक ही बार हो सकता है, 2 बार आप एक्स्ट्रेडिशन नहीं कर सकते, यूके का कानून ऐसा अलाउ नहीं करता। तीसरा नियम स्पेशलिटी अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। इसका सिंपली मतलब यह है कि अगर माल्या को भारत भेजा जा रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, तो भारत लाकर उन पर हत्या का आरोप या फिर किडनैपिंग का आरोप लगाकर आप केस नहीं चला सकते हैं। अगर भारत सरकार ने यूके को यह कहा है कि हम इन्हें केवल इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ला रहे हैं, यानी कि यहां पर इकोनॉमिक ऑफेंस है उसके लिए ला रहे हैं, तो उसी के लिए केस चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे हम छोटा राजन को या फिर किसी और गैंगस्टर को लाएंगे तो भारत सरकार एग्जैक्टली बताएगी कि इसे किसी बम ब्लास्ट के लिए या फिर इसे किसी की हत्या के लिए हम भारत लाना चाहते हैं, यहां पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो वो आप पर्टिकुलरली उसी क्राइम के लिए उसको ट्राई कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप भारत कुछ और बोल के ले आए और दूसरा केस यहां पर चलाना शुरू कर दें। तो देखिए माल्या के केस में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये कहा था कि पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर विजय माल्या को भारत लाया जा सकता है। लेकिन एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है और ज्यादातर जानकार या लीगल एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि माल्या इस रास्ते को अपनाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और वो ये कर सकते हैं। तो देखिए यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उन्होंने एक संधि पर साइन किए हैं, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। और क्योंकि यूरोप में मानवाधिकारों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो ये जो संधि है इसके कानून और नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें आर्टिकल 3 ये कहता है कि अगर किसी देश में प्रत्यर्पण करा जा रहा है और अगर वहां की कंडीशन सही नहीं है, जेलों की कंडीशंस या फिर वहां की जुडिशरी में ये उम्मीद है कि सही से सुनवाई नहीं होगी, तो फिर प्रत्यर्पण को रोका जा सकता है। और याद रखिए, चाहे ब्रेक्जिट हो चुका हो, लेकिन यूके इस संधि का अभी भी हिस्सा है। तो इसी संधि के तहत एक कोर्ट स्थापित किया गया था जिसे कहा जाता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का रास्ता बचा है। अगर मान लिया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को जाते हैं और वहां से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए जब तक उनका केस यहां पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वो यूके में ही रखे जाएंगे। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि माल्या कोविड-19 को एक बहाना बनाने वाले हैं कि भारत की जेलों में कोविड-19 के केस आ रहे हैं। आर्थर रोड जेल जो है मुंबई की, वहां पर आई थिंक 100+ केसेस हो चुके हैं। तो इस तरह का बहाना बनाकर वो अपील करने वाले हैं। अब विजय माल्या यहां जाए या ना जाए, लेकिन आप एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो आप जरूर इस कोर्ट के बारे में पढ़ लो। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को द स्ट्रासबर्ग कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में ये स्थित है। इसको ऑफिशियली ओपन किया गया था 1998 में। पहले एक दूसरे प्रारूप में ये चलता था, लेकिन 98 में इसे परमानेंटली एस्टैब्लिश कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स।
विजय माल्या के बाद भारत सरकार का अगला टारगेट है भगोड़ा नंबर 2 नीरव मोदी को वापस लेकर आना, लेकिन नीरव मोदी का केस अभी वहां पर निचली अदालत में चल रहा है। तो जैसा विजय माल्या के केस में हुआ वैसा ही कुछ यहां पर भी प्ले आउट होगा। 1 से 1.5 साल अभी लगेगा नीरव मोदी को फाइनली भारत लाने में। इन सभी केसेस के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि भारत और यूके के बीच में प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद 92 में साइन हो गई थी, उसके बावजूद हम अभी तक सक्सेसफुली वहां से अपने फ्यूजिटिव्स को क्यों नहीं ला पाते हैं भारत? उनका प्रत्यर्पण इतना मुश्किल क्यों है? भारत पिछले 18 सालों में 28 लोगों को प्रत्यर्पण करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेज चुका है यूके सरकार को, लेकिन केवल एक व्यक्ति को सक्सेसफुली हम ला पाए हैं। विजय माल्या विल बी द सेकंड। तो ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि यूके में एक्सट्रेडिशन के ऊपर कई तरह के कानून लागू हैं। वहां का जो सिस्टम है, जुडिशरी जो है, उसमें कई तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। भारत में भी हैं, लेकिन वहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े से ज्यादा हैं। जैसे कि जिसका प्रत्यर्पण करना है उसके पास ये अधिकार है कि वो लोअर कोर्ट में भी अपील कर सकता है, फिर हाई कोर्ट में कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। और इस पूरे मामले में जब अदालतों में केस चलते हैं, अगर वहां का गृह मंत्रालय हमारे फेवर में नहीं है या फिर गृह मंत्रालय एक्टिवली उन केसेस को परस्यू नहीं करता है, तो मामला थोड़ा सा और ढीला पड़ जाता है। तो यूके का जो लीगल सिस्टम है वो लोगों के फेवर में है, लेकिन इससे कई बार दूसरे देशों को या फिर जो जेन्युइन केसेस हैं वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।